हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए सेकंड। आज बेसिकली अपन एथिक्स इन पब्लिक लाइफ में इन द सेंस कि सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट डालता है और कैसे उनके इम्पैक्ट की वजह से सोसाइटी में, कल्चर के अंदर, रिलीजन फैक्टर्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर सही और गलत का डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, राइट। कि क्या सोसाइटी सही तरीके से आगे बढ़ रही है या गलत तरीके से आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, मॉरलिटी और सही डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट, या सही प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो होगी सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगी या आने वाली फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी, राइट। यहाँ पे एक लाइन में पढ़ना चाहूँगा, इंटरेक्शन इन डीलिंग विद सोसाइटी एट ए लार्ज। सोसाइटी में जब भी बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत लार्ज वे में बात होती है। लार्ज वे मतलब क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व नहीं करता है, वो बहुत वाइडर वे में चीज़ों को इंक्लूड करता है, राइट। इट कंपासेस वन डीलिंग विद एनीवन हु इज़ नॉट पर्सनली रिलेटेड टू हिम और हर। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई एक चीज़ हो रही है तो एक चीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अगर कुछ सोचता हूँ या फिर कुछ मैं माइंड में चल रहा है कि मैं ये वर्किंग करूँ, तो मेरी इस वर्किंग की वजह से किसी और चीज़ में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी और चीज़ को जिसको अननोइंगली पता नहीं था कि मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ या मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, तो उस वजह से सामने वाले को इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। एज ए कलेक्टर जब आप आईएएस पोस्ट पे बैठते हैं या आईपीएस या एक रिनाउंड डिग्निटी की पोस्ट पे बैठते हैं, लीडर के तौर पे बैठते हैं, तो वहाँ पे आपके कुछ डिसीजंस होते हैं जो फ्रंट में आपको दिखते हैं कि ये सही है या गलत है, बट एट द एंड जब सोसाइटी में वो चीज़ होती है तो उसका इन्वर्स प्रोपोर्शन में दिखता है। इन्वर्स मतलब कि यहाँ पे समझना होगा कि अपोजिट रिएक्शंस भी दिख सकते हैं अपने को, राइट। क्योंकि आप अगर सोसाइटी के लिए ऑफिस में बैठ के कुछ डिसीजंस, पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी फंडिंग को प्रमोट करने के लिए, तो हो सकता है उससे सोसाइटी में जितना इम्पैक्ट आप सोच रहे हैं मेंटली, उतना इम्पैक्ट फिजिकली आए ना, राइट। तो यहाँ पे जो आपने सोचा समझा, उसमें कितना सही तरीके से सोचा और कितना एथिकल सोचा, राइट, कितना मॉरलिटी और वैल्यूज को इंक्लूड किया है, ताकि वहाँ पे किसी और को इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो या किसी और को इसकी वजह से इम्पैक्ट कम पड़े या ज़्यादा पड़े। उस चीज़ को अपन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बेसिकली पब्लिक लाइफ में अगर अपन इंक्लूड करें एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, राइट। डीलिंग विद एवरीवन फेयरली एंड इक्वली। पब्लिक लाइफ मतलब क्या हो गया, सबके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, इक्वली, मतलब कि सबको ट्रीट करेंगे इक्वली और फेयरली, राइट। क्योंकि हो सकता है कि आप डिसीजन ले रहे हैं अपने खुद के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे ले रहे हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल लेवल पे अपन कुछ सोच रहे हैं कि ये मेरे को बेनिफिशियल है, बट सोसाइटी को उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी एक चीज़ समझना जरूरी है हमेशा यहाँ पे, राइट। तो एज ए रिनाउंड डिग्निटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप फेयरली या इक्वली डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट क्रिएट्स ट्रबल्स इन पब्लिक। पब्लिक में ट्रबल्स कितना क्रिएट हो रहा है उससे, राइट, ट्रबल्स इन पब्लिक। ये चीज़ को भी समझना जरूरी है कि आप भी जो भी डिसीजन लेते हैं, आप जो भी वर्किंग करते हैं, वो पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ट्रबल कर रही है या फिर हो सकता है ट्रबल कर रही है या फिर उसको यूज़फुल हो सकता है, राइट। यूज़फुल कितना है पब्लिक के लिए, उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ कि पब्लिक लाइफ में एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है कहीं ना कहीं, राइट। अब ये बहुत ही ब्रॉड कैनवा है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, बहुत ब्रॉड वे में अपन इसको थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। इस चीज़ को समझिएगा कि ब्रॉड वे में अपन कुछ पॉइंट्स उठाएंगे कि किन किन पॉइंट्स की वजह से, या मैं बोलूँ यहाँ पे अपन इस लेक्चर को पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, की पॉइंट्स को, राइट। फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं की पॉइंट्स और सेकंड आता है अपना की हेड्स। अगर अपन इसको बोले की हेड्स मतलब अपने यहाँ पे बात करेंगे सिचुएशंस पे, कैसे अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, कैसे अलग अलग कंडीशंस के अंदर यहाँ पे एथिक्स इन्वॉल्व है। पब्लिक फैक्टर्स के अंदर, सिचुएशंस के अंदर, पब्लिक डिसीजन मेकिंग्स के अंदर एथिक्स कहीं ना कहीं किस तरीके से इन्वॉल्व है, राइट।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, की पॉइंट्स, राइट। की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि किन किन कारणों की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से पब्लिक के अंदर जो एथिकल चीज़ें डेवलप होती है। एथिकल मतलब कि अपन पहले भी पढ़ा था कि एथिकल मतलब हो गया सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना है, अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें, जिसको अपन इमोशनल्स वे में भी बोल सकते हैं, रीजनिंग वे में भी बोल सकते हैं, राइट। मॉरल और एथिक्स को अपन ने डिफ्रेंशिएट भी किया था, वो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं इजीली, राइट। तो यहाँ पे अपन की एथिकल कंसिडरेशन इन पब्लिक पढ़ेंगे कि ये ऐसे की पॉइंट्स हैं, ये ऐसे की टर्म्स हैं जिनकी वजह से पब्लिक में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इम्पैक्टफुल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, राइट। इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रिटी, सॉरी फॉर दैट। इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं। इंटीग्रिटी का मतलब अपन ने समझा था अभी तक कि इंटीग्रिटी मतलब होता है कि ऐसे चीजें जब आप इंडिविजुअली खुद सही करें एथिकल वे में, राइट। कि आपको कोई देख ना रहा हो, आपको कोई किसी के रिव्यू की जरूरत ना हो, फिर भी आप जो सही है उसी के ऊपर अपना स्टैंड लें और समय हर सिचुएशन में उसी के अकॉर्डिंग वर्क ऑन करें। अब डेफिनेशन देखते हैं हल्की सी यहाँ पे। शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट इंगेज इन करप्शन, ब्राइबरी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस दैट कॉम्प्रोमाइजेस द पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक के अंदर जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एज ए ऑफिसर के तौर पे हो सकता है या फिर डिफरेंट वे में हो सकता है कि कैसे आप जब पब्लिक के अंदर डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी वर्किंग कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप करप्शन ना लें, करप्टेड पर्सन ना हो, ब्राइबरी मतलब कि घूस ना लें, अनएथिकल प्रैक्टिस को डेवलप ना करें। तब जाके क्या होगा कि आपके जो पब्लिक के अंदर एथिक्स की चीज़ें हैं, एथिकल वर्किंग है, वो डेवलप होगी कहीं ना कहीं, राइट। अदरवाइज वो डेवलप नहीं भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे या फिर करप्शन को बढ़ावा देंगे तो तो वहाँ पे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट आना है, सोसाइटी में जो पॉजिटिवनेस आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि आपके डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स, अदर पर्सन या अदर पब्लिक को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। तो ये इंटीग्रिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इंडिविजुअल भी सोसाइटी लेवल पे सोचें कि कैसे आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो करप्शन फ्री हो, अपने खुद के इंडिविजुअल बेनिफिट्स को साइड रखते हुए लो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हुए ले, इस तरीके की चीज़ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फेयरनेस एंड जस्टिस। शुड इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर ट्रीटेड इक्वली, राइट, इक्विटेबल, इक्वली बोल सकते हैं अपन, दैट द बेनिफिट्स एंड बर्डन ऑफ पॉलिसीज डिसीजन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फेयरली। मतलब कि आपने ठीक है इंटीग्रेटेड पर्सन हो कि आप डिसीजन एकदम करप्शन फ्री लेंगे नॉर्म, बट आपको करप्शन जस्टिस के साथ भी लेना होगा वहाँ पे, राइट। करप्शन मतलब कि यहाँ पे मेरी बात है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, जो आप वर्किंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी फेयर हो, उसमें कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो। एक तो पहली चीज़ तो अनएथिकल प्रैक्टिस अपन ने ऊपर भी डिस्कस करी इंटीग्रिटी में, यहाँ पे भी उस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है कि फेयरनेस और जस्टिस में अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव ना करें, राइट। आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी अपना वर्क करते हैं पब्लिक के लिए, राइट, तो वो साइड बाय साइड किसी को भी हार्म ना करे या डिस्क्रिमिनेशन को जनरेट करने का काम ना करे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे एक और देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। should strive to promote the welfare and well-being of the public, considering the long-term consequences and impact of their decision on society as a whole, right. As a ethical, as a सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचने वाला एंड ऑल, राइट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आपको डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, वहाँ पे आप उन पॉलिसीज, उन डिसीजंस को लॉन्ग टर्म में सोच के रखें कि लॉन्ग टर्म में ये सोसाइटी को कितना इम्पैक्टफुल डालती है। इम्पैक्टफुल मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव कितना है, रेशियो प्रोपोर्शन देखे जाए कि हाँ ये 80% पब्लिक को वेलफेयर में मदद करने वाली है, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है शॉर्ट टर्म में पब्लिक इसको समझ ना पाए, राइट, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। यहाँ पे वो पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि उनकी लिए जो अपने पॉलिसी से आप वर्किंग करी है या फिर कुछ भी सॉल्यूशन दिए हैं, डिसीजंस दिए हैं उनको लेके,
वो उनको कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो भी समझना जरूरी है, और वो कितना सही तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, राइट। यहाँ पे अपन बात करें एथिकल की, राइट, तो वहाँ पे कितने सही तरीके से सोसाइटी में वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो भी समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट फिर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब कि यहाँ पे अपन जानते हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस सब में पढ़ा है अपन ने, एवरी ह्यूमन्स हैज अ राइट्स, राइट। हर ह्यूमंस के अपने अपने राइट्स एंड एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ह्यूमंस को लेके अपने कुछ राइट्स गिवन है, एवरीथिंग। एज अ कॉमन मैन ऑल्सो आपके पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। उन राइट्स को आप उल्लंघन या फिर उन राइट्स को रेस्पेक्टफुल करते हुए आप डिसीजन दें अपना, राइट। अपना जो वर्किंग करें या फिर एज ए पब्लिक फिगर के तौर पे हो सकता है, एज ए पब्लिक एम्प्लॉय के तौर पे हो सकता है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में हो सकता है। उस तरीके से जब आप वर्किंग करें तो आप उन चीज़ों को देखिए, किसी और की राइट्स को आप कहीं कहीं हार्म ना करें, राइट। आप वहाँ पे उसके रेस्पेक्टफुल रहें, उसके राइट्स को लेके। पता लगा मैंने अपने एडवांटेजेस के लिए दूसरों को हार्म कर दिया वहाँ पे, तो वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सा एक और फंडामेंट है, शुड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी दैट रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज डाइवर्सिटी। मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज डाइवर्सिटी कि जो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ उससे सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट बनी रहे, सामने वाले को हार्म ना हो, उसकी वैल्यू की डाइवर्स वैल्यूज बनी रहे, राइट। उसकी जो धारणाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसका भी मैं उल्लंघन ना करूँ। उल्लंघन मतलब कि यहाँ पे उसको भी सरपास ना कर जाऊँ कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है अपना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट। मैं डिसीजन अगर कुछ भी ले रहा हूँ एज ए कलेक्टर, अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ एवरीथिंग, तो वहाँ पे मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो किस बेसिस पे ले रहा हूँ वो सामने वालों को क्लियर होना चाहिए। पता लगा आप एथिकल हैं, राइट, आप सब कुछ हैं कि आप करप्शन नहीं करते हैं एवरीथिंग, बट आपने अगर डिसीजन ले लिया लेकिन आप सामने वालों को अगर समझा ही नहीं पाए कि आपने डिसीजन उनके वेलफेयर में लिया है, किस बेसिस पे लिया है, वो अगर आप समझा नहीं पाते तो वो डिसीजन आपके यूजफुल या आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे फार्मर बिल आया था अपने यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था। फार्मर बिल शायद पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉजिटिवनेस को समझा ही नहीं पाई, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाई कि हमने इस बेसिस पे इस तरीके से अपने फार्मर्स बिल्स को अप्रोच किया है, या उनके एस्पेक्ट को समझा नहीं पाए आगे, तो क्या वो फार्मर्स उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो अगर जब तक आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आप अपने डिसीजंस को सामने वालों को क्लियरली समझा नहीं पाएंगे कि यहाँ ये सही डिसीजन है और इसी सही पॉइंट्स पे लेते हुए डिसीजन मेकिंग की है मैंने, राइट। अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, शुड बी ओपन टू फीडबैक, क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूनिटी फ्रॉम द पब्लिक एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन एंड डिसीजन। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने पॉइंट्स रखे हैं या फिर अपनी पॉलिसीज रखी हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब वो आपकी मूल जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ ये जो भी चीज़ें थी ये मैंने ही ली है, भले वो सही हो या गलत, राइट। अगर वो गलत भी होती तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, अगर आपकी सही होती तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये डिसीजन और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे एक्शन के, मेरे डिसीजन के थ्रू ही ली गई है, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो अपने को कहीं पे भी पब्लिक फिगर के अंदर, पब्लिक के अंदर एथिकल सिचुएशन से एथिकल डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करते हैं, या फिर हमारी वजह से किसी और के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है पब्लिक में एथिकली, राइट। अगर मैं मॉरली बोलें, एथिकली वैल्यूज को लेके बोलें, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो अपन यहाँ पे समझें, राइट। इस चीज़ का आपको क्लियर हो गया यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आराम से, राइट। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, हेड्स इन पब्लिक एथिक्स, सॉरी, राइट। अपन ने पॉइंट समझे, की फैक्टर समझे, राइट। की पॉइंट्स क्या क्या थे, की पॉइंट्स अपन ने समझे थे कि की पॉइंट्स अपने अगर मैं देखूँ यहाँ पे वापस लिखूँ तो इंटीग्रिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, राइट, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए। मैं यहाँ पे एक बार जस्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको क्लियर रहे, राइट। ह्यूमन राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स के अलावा और क्या पढ़ा था अपन ने कहीं ना कहीं अभी, ह्यूमन राइट्स हो गए, और उसके अलावा अगर अपन देखें तो पब्लिक राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा अगर देखें तो अपन
जस्टिस हो गया, राइट। ये अपन ने कुछ पॉइंट समझे थे कि कैसे पब्लिक के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है तो वो कैसे ली जा सकती है, डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे। अब अपन समझेंगे कि कैसे इन की हेड्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं अपन ने, ऐसे सिचुएशंस लिए जहाँ पे ये पब्लिक में होते हुए इनकी वजह से दूसरी जगह इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो इस चीज़ को अपन समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आता है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी अपन बोल सकते हैं यहाँ पर अपन इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, पब्लिक फिगर्स, राइट। पब्लिक फिगर्स में मतलब लीडर्स भी हो सकते हैं, एवरीथिंग, जिनको लोग बाग कहीं ना कहीं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, राइट। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं मतलब कि कई सारे ऐसे लीडर्स हैं और फिल्म स्टार्स हैं, राइट, या फिर क्रिकेटर्स हैं जिनको लोग बाग फॉलो करते हैं एज ए फैन के तौर पे, राइट। यहाँ पे उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली मतलब कि वो जो करते हैं वो हमेशा सही होगा उनके लिए, राइट। वहाँ पे कितना वो डिसीजन देते हैं, कितनी सही मेकिंग करते हैं, उससे सोसाइटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो समझना बहुत जरूरी है, राइट। वो एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर के तौर पे देखें, वो पब्लिक में बहुत प्रचलित हैं या फेमस हो गए, राइट, लेकिन उनकी वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे फैंटेसी गेम्स आ गए हैं कहीं ना कहीं। जितने फैंटेसी गेम्स देखेंगे, फैंटेसी गेम्स मतलब बैटिंग वाले गेम जो आईपीएल के समय काफ़ी चल रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, राइट। आईपीएल में उन फैंटेसी गेम्स का बहुत ही प्रमोशन चल रहा है ना और एवरीथिंग। उनको अगर अपन देखें, हर क्रिकेटर, फिल्म स्टार काफ़ी हद तक उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, राइट, जो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही है, उनके हिसाब से ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी टीम बनाओ, क्या कर रहे हो ना, उनके हिसाब से सही। बट क्या वो सोसाइटी में सही इम्पैक्ट डाल रहा है? सोसाइटी में क्या पॉजिटिवनेस या एथिकल चीज़ों को डेवलप कर रहा है या गलत चीज़ों को डेवलप कर रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे उसकी वजह से कई जने उसमें टीम बना रहे, खेल भी रहे हैं एवरीथिंग, बट खेलने की वजह से उनको एक लत लग गई है, मतलब कि एडिक्टेड हो गए हैं समहाउ। एडिक्शन होने की वजह से वो मनी भी लूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ब्लाइंडली फेथ होने की वजह से क्या वो उनके जो फिल्म स्टार्स थे उनको देखते हुए कि हाँ इन्होंने बोला है तो सही होगा, राइट, तो वो अनएथिकल चीज़ों में थोड़ा सा डेवलप हो गया, इलीगल कंडीशन में डेवलप हो गया। अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर लॉस में अगर अपन देखें तो इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक अपने यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, राइट। फैंटेसी गेम्स के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं आप, लेकिन बैटिंग अलाउड नहीं, कैसीनो एंड एवरीथिंग कुछ लिमिटेड एरियाज में ही अलाउड है कहीं ना कहीं। बट बैटिंग के फॉर्म को हटाते हुए यहाँ पे फैंटेसी गेम के तौर पे उसको प्रमोट कर रहे हैं एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा इलीगल, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डेवलप करता है। तो कैसे यहाँ पे पब्लिक फिगर्स जो हैं, पब्लिक सेलिब्रिटीज जो हैं, वो सोसाइटी में भी अनएथिकल चीज़ें या फिर गलत चीज़ों को भी डेवलप करने का काम करती है, राइट। इस चीज़ को समझना जरूरी है। यहाँ पे पब्लिक फिगर्स के तौर पे देखें तो कहीं अच्छी चीज़ें भी हो रही है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कई सारे फिल्म स्टार्स हैं या सचिन तेंदुलकर है, ही नेवर वांटेड टू गो फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल एंड एवरीथिंग, राइट। अल्कोहल का वो कभी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं या फिर अपने यहाँ पे सिगरेट्स का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, गुटखे का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे एथिकल और अनएथिकल चीज़ें डेवलप हो रही है सोसाइटी में, राइट। और सेलिब्रिटीज़ कैसे उसमें इम्पैक्ट डालते हैं, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू या पब्लिक फिगर्स के थ्रू कैसे वहाँ पे डिसीजन मेकिंग या उन सब में इम्पैक्ट आता ही आता है, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं पब्लिक ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिसर्स कौन होते हैं? वो ऑफिसर्स जो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए वर्क करते हैं एंड अर्निंग फ्रॉम द पब्लिक फंड्स इटसेल्फ, राइट। पब्लिक से ही अर्निंग करते हैं, पब्लिक के फंड से ही अपना वर्किंग करते हैं या फिर अपनी कमाई करते हैं एवरीथिंग, राइट। तो ये पब्लिक ऑफिसर्स यहाँ पे वो भी हो सकते हैं या फिर पब्लिक ऑफिसर्स वो भी हो सकते हैं जहाँ पे वो पब्लिक के लिए वर्क करें, इन टर्म ऑफ एनजीओस हो सकता है, इन टर्म ऑफ अदर फैक्टर्स के फॉर्म में हो सकता है, राइट। सोशल वर्किंग के तौर पे दिखाने के लिए हो सकता है एवरीथिंग, या फिर गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ऑफिस बैरियर्स हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, राइट, वो भी पब्लिक ऑफिसर्स ही हुए कहीं ना कहीं, राइट। ऑफिस बैरियर्स हो गए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कर रहे हैं, वो भी इसी में इंक्लूड होंगे कहीं ना कहीं, इस चीज़ का आप समझिएगा, राइट। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, राइट।
प्राइवेट मतलब कि यहाँ पे पब्लिक की चीज़ों को सोचते हुए, पब्लिक के फंड को सोचते हुए हो सकता है, या फिर पब्लिक की चीज़ों को लेते हुए प्राइवेटली कैसे अपने इंडिविजुअल परसेंटेज के लिए यूज़ करें, वो चीज़ को यहाँ पे बताया गया, राइट। कैसे पब्लिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट ए लार्ज, प्राइवेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व्स वंस ओन्स इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज फैमिली एंड मेंबर्स, राइट। पब्लिक का मतलब हो गया सोसाइटी के लिए इंटरेस्ट, सोसाइटी के लिए वर्किंग, बट यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब हो गया खुद के लिए वर्किंग या फैमिली या फ्रेंड्स के लिए वर्किंग हो सकती है, राइट। इस चीज़ को आपको क्लियर है। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ते हुए लोग बाग प्राइवेट यूज के लिए पब्लिक वाली चीज़ों को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, शेयर मार्केट में आपने नाम सुना होगा एक हर्षद मेहता, राइट। हर्षद मेहता क्या करते थे, पब्लिक फंड को यूज करते थे खुद के इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए, राइट। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया, राइट। जो एथिकल नहीं है, उस समय भी उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, लूप फॉल्स खूब थे। आज भी अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लूप फॉल्स है कहीं ना कहीं, राइट। फिर भी वहां पे उन्होंने क्या किया, पब्लिक फंड्स को यूज किया, पब्लिक फंड्स को यूज करते हुए अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए मर्निंग सोर्स बनाया, राइट। जैसे कि अपन और इसको डेप्थ में समझे कि वो क्या करते थे कि पब्लिक के बैंक्स होते थे, पब्लिक बैंक्स जैसे SBI एंड एवरीथिंग, राइट। वहाँ पे इन बैंक्स के इंडिविजुअली काफ़ी सारे बैंक्स थे। बैंक्स का फंड क्या करते थे, ब्रोकरेज के फॉर्म में उनके पास आता था, राइट। कि बैंक्स उनको बोलते थे 15 दिन के लिए आपको ब्रोकरेज के फॉर्म में अमाउंट दे रहे हैं, आप मेरे को इसके बदले में इक्विटी या शेयर खरीद के देंगे। ये पर्टिकुलर एज ए ब्रोकरेज थे वो बीच में, राइट। ब्रोकरेज मतलब यहाँ पे दलाल हो गए बीच के, राइट। तो वो क्या करते थे कि वो 15 दिन के लिए जो उनके पास फंड आता था वो उसको यूज करते थे मार्केट में इंडिविजुअली शेयर खरीदने के लिए, राइट। इंडिविजुअली अपना खुद का शेयर खरीदने के लिए वो क्या करते थे, उस फंड को वहां पे डाल देते, और जब वो बुलिश हो जाता था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने लग जाता था, तब लगता था कि हाँ अब वापस मेरे को बैंक को फंड देना है, तो वो एक बार के लिए दूसरे बैंक से वापस फंड ले लेते थे, ताकि वहां पे यहाँ का 15 दिन अगर फ्री हो गया तो वहां पे दूसरे 15 दिन में वहां पे देना है, तब मैं अपने शेयर के जब बुलिश मार्केट प्राइस हाई हो जाएगी तब मैं भेजूंगा, और जो डिफरेंशिएट आता था वो उनका प्रॉफिट हो जाता था, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिस में से इंक्लूड हुआ है। क्यों? अब इसका सर यहाँ पे तो पब्लिक इंटरेस्ट, उनको फर्क क्या पड़ा, पब्लिक को क्या फर्क पड़ा, पब्लिक को फर्क ऐसे पड़ा जब वो डालते थे पैसा, राइट, तो मार्केट बुलिश की तरफ चलता था, और उनको देखते हुए सोसाइटी के काफ़ी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होने लग गए, सोसाइटी के काफ़ी लोग अपना पैसा उसमें डालने लग गए। जब सोसाइटी में काफ़ी लोग अपना पैसा उसमें डालने लग गए तो उन्होंने क्या किया, बुलिश मार्केट को क्रिएट किया। बुलिश मार्केट को जब क्रिएट किया, बुलिश मार्केट जब ऊपर जाने लगा, और जब उनको फंड की वापस रिक्वायरमेंट होती थी हर्षद मेहता को, तो वो वहाँ से विड्रॉल कर लेते थे, और जब विड्रॉल करते थे, विड्रॉल करने के बाद क्या होता था, मार्केट वापस बेरिश हो जाता था। पहले तो मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट वापस गिरता था। मार्केट जैसे ही वापस गिरता था, वहाँ पे जो इंडिविजुअली पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ने जो पैसा डाल रखा था, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती थी, उनका वैल्यूएशन गिर जाता था कहीं, तो उनको लॉसेस झेलने पड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिक सा मीनिंग हो गया कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट ओवर अ प्राइवेट इंटरेस्ट। एक तो पब्लिक का ही पैसा यूज़ किया, पब्लिक के पैसे को ही घुमाया सबसे पहले बैंक के थ्रू, उसके बाद भी प्राइवेट इंटरेस्ट निकाला, प्राइवेट बेनिफिट्स निकाले, उसके बाद पब्लिक की वैल्यूएशन वापस गिरा दी, दोनों तरफ से गिराई, राइट। तो ये बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हो सकता है अपन प्राइस हाईजैकिंग बोल सकते हैं अपन, कि प्राइस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना, या इनसाइड ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको एक तरीका, राइट। इनसाइड इन्फॉर्मेशन को लेते हुए, चोरी करते हुए अपन चीज़ें करें, एंड ऑल, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ फंडामेंट, राइट। अब चलते हैं प्रमोट कस्टडी ऑफ फंड्स ऑफ पीपल। कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड्स, कस्टडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐसे ऑफिसेस, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ऐसे ऑफिसेस की जो क्या करते हैं, पब्लिक के फंड को स्टोर या पब्लिक के फंड को होल्ड करके अपने पास रखते हैं, और सही टाइम पे जब रिक्वायरमेंट होती है खर्च करने की, तब उस अकॉर्डिंग खर्च करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं ऑफिसर्स, ऐसे ऑफिसर्स भी होते हैं जो पब्लिक के फंड को, राइट, वो हो सकता है गवर्नमेंट के पैसा हो, RBI का हो, या फिर इंडिविजुअल NGOs का फंड हो, इन सबको वो अपने पास रखते हैं। कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड्स को अपने पास रखेंगे, और जब रिक्वायरमेंट आती है अकॉर्डिंग टाइम, उस अकॉर्डिंग उसको सेल आउट या उसको निकालते हैं बाहर, राइट। इनका मेन मोटिव क्या होता है, पहले अपन इनका मेन मोटिव समझते हैं कि यहाँ पे इनका मेन मोटिव हमेशा होता है
कि बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे पर्पस, इंटेंट पर्पस के लिए ये फंड को यूज़ करेंगे, उसके अलावा किसी और के लिए फंड को आप निकालेंगे नहीं, राइट। इनका ये एक मोटिव होता है, टाइम पे निकालेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर इनको पेमेंट करना है तब निकालेंगे ये फंडिंग वहाँ से, राइट। यहाँ पे इनका मेन मोटिव ये दो हैं, क्लियर हो गया आपको। ये दो मेन मोटिव होते हैं जब कस्टडी और पब्लिक फंड्स को अपने अंदर रखते हैं, राइट। अब इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे अनएथिकली, ठीक है वो उनके राइट्स है, उनकी ड्यूटी है या उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंड को इस तरीके से रखें अपने पास और सही टाइम पे उसको निकालें, राइट। सही टाइम पे निकालें, यहाँ पे बात अपनी हो रही है सही टाइम पे, जब रीपेमेंट करना है तब निकाले भी। अब पब्लिक में अगर फंड है उसको स्टोर करके रखा तो क्या गलत है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे आप इसको वापस लिंक भी कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट के तौर पे भी, बट कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड्स मतलब पब्लिक के फंड्स को अपने पास रोक लेना डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, राइट। किसी और के इंटरफेरेंस को छोड़ते हुए डायरेक्टली फंड को अपने पास रोक लेना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अपन, कोई एक कॉलेज है, XYZ कॉलेज है, राइट। कॉलेज ने डिसाइड किया कि मनी जो है उनको सब्सिडी दे देंगे, सब्सिडी मतलब कि गवर्नमेंट से सब्सिडी जो आई है उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी स्कॉलरशिप के फॉर्म में, सब्सिडीज के फॉर्म में, राइट। तो उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। अब पैसा रिफंड होना था उनको फर्स्ट क्वार्टर में, एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज और एवरीथिंग, पैसा फर्स्ट क्वार्टर में रिफंड होना था। या फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आपको पैसा रिफंड करना है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी है कि आपको किस टाइम पीरियड में पैसा रिफंड करना है एंड एवरीथिंग। तो कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने जो पैसा रिफंड कर सकती थी बैंक गवर्नमेंट ने डाल दिया उनके वहाँ पे कि हाँ ठीक है हम फर्स्ट क्वार्टर में डाल रहे हैं कि आपका पैसा वापस रिफंड कर दीजिए। बट कॉलेज ने वो पैसे को सारा का सारा अपने अकाउंट में रखा। अकाउंट में रखने के बाद जब कॉलेज स्टूडेंट्स का ख़त्म हो गया तब उनको वापस रिपे किया गया, राइट। जो सब्सिडी पहले ही मिल चुकी थी वो उनको जब कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद रिपे किया। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो पब्लिक फंड था वो कहाँ पड़ा था, प्रिंसिपल से और इन सब के अकाउंट में पड़ा था या फिर अपन कॉलेज के अकाउंट में। तो कॉलेज ने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया। जब इंटरेस्ट अर्न किया तो वो क्या हुआ, उनके लिए अर्निंग बनी, अर्निंग सोर्स बना। जब वो अर्निंग सोर्स बना तो उन्होंने क्या किया, वो इंडिविजुअली अपने पास ही रख लिया, वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या फिर वो एज एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम समझ लिया उनके पास, राइट। तो वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक फंड्स को थोड़ा सा मिसलीड करते हुए मिसयूज किया, राइट। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया। आप उसको प्रॉपरली यूज करते हो और टाइम पे ही वापस पर्पस के हिसाब से और टाइम पे ही वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो वो बेसिकली क्या होता है, कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड्स को प्रॉपरली एथिकल यूज करना बोला जा सकता है यहाँ पे, राइट। इस चीज को आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे अपन ने अभी तक सेलिब्रिटी फिगर्स को समझा कि कैसे सेलिब्रिटीज की वजह से एथिकल और अनएथिकल डिसीजन मेकिंग होती है सोसाइटी में, राइट। या फिर अपन ने अभी तक पब्लिक ऑफिसर्स में कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया। अब एक और पॉइंट आता है अपना रेगुलर कंप्लायंसेस। अगला पॉइंट है रेगुलर कंप्लायंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, राइट। मतलब पब्लिक ऑफिसर्स की भी ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिसाइडेड हैं जो मेंटेन रखने होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो मेंटेन नहीं रखेंगे तो सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। अगर वो मेंटेन नहीं रखेंगे तो सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको मेंटेन रखने के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जारी कर देती है गवर्नमेंट, राइट। तो पब्लिक ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। द स्टैंडर्ड कुड बी स्पेसिफिक टू देयर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी और जनरल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन को बोला कि आपको 2% सोशलाइजेशन करना है या फिर आपको अपने एरिया में 2% ट्रीज उगाने हैं एवरीथिंग। बट अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वो क्या हुआ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में इंक्लूड हो गई कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्ड मेंटेन है उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। क्यों मेंटेन नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो, खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। या फिर एक कंपनी को बोला गया कि ठीक है आप इतने एरिया ऑफ सब्सिडीज लैंड ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको 20% अपने ग्रीनरी दिखाना होगा। 20% की जगह वो 2% ही ग्रीनरी दिखाती है वहाँ पे, तो 18% उनके एरिया को वो और प्रोडक्शन में यूज़ करती है। तो वो कहीं ना कहीं गलत अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया, राइट। वहाँ पे सोसाइटी के लिए उन्होंने अनएथिकल चीज़ों को डेवलप किया कहीं ना कहीं और सोसाइटी को उससे काफ़ी
इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनरी होती तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल या फिर सराउंडिंग इन्वायरमेंट थोड़ा होता जो बेटर होता एज कम्पेयर टू 2% के हिसाब से, राइट। 2% में तो काफ़ी कम होगा ना वहाँ पे। तो ये बेसिक से रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि गवर्नमेंट कुछ हमेशा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली खुद के लिए भी कर सकती है ये चीज़ें, राइट, कि हम इतने रखेंगे, लेकिन इंडिविजुअली ऑफिसर्स उस चीज़ को मेंटेन नहीं रखते फिर, तो ये सोसाइटी में एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डेवलप करने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो सकता है, थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का उल्लंघन हो गया, मतलब कि वहाँ पे अवॉइड किया गया इन टर्म्स को, कि एथिकल टर्म समझिए जब यहाँ पे अपने सोशलाइजेशन के तौर पे समझा कि कैसे ये पॉइंट्स जो है किसी भी एथिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करते, राइट। बट यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसे हो सकती है उसके एग्जांपल कुछ अपन ने देखे कि कैसे ये सब चीज़ें अवॉइड भी की जा सकती है, और या फिर ये सब चीज़ें ली भी जा सकती है, सही ढंग से यूज़ भी करती है। काफ़ी जने होते जो 20% गवर्नमेंट बोलती तो 25% अपनी सब्सिडी मतलब कि वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। पॉजिटिव एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे, बट अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसे होती है वो चीज़ अपन समझनी थोड़ी सी, और एथिकल कैसे होती है वो अपन चीज़ समझे, राइट। अगला चलते हैं, अगला आता है अपना रेगुलेटर्स, एथिक्स ऑफ रेगुलेटर्स की अगर अपन बात करें, राइट। जो रेगुलेटर्स हैं मतलब कि अ रेगुलेटर इन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आस्क्ड विद रेगुलेटिंग द पब्लिक एक्टिविटी, राइट। पब्लिक में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करने में मदद करे एंड ऑल, राइट। यहाँ पे अपन को डेट एडवर्सली हार्म हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ जनरल पब्लिक, यहाँ पे जनरल पब्लिक के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है पब्लिक के पर्सपेक्टिव में सही या गलत उस चीज़ को देखना, राइट। रेगुलेटर्स मतलब क्या होगा, जो पब्लिक के अंदर स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, जो पब्लिक के अंदर चीज़ें हो रही है उस चीज़ को चेकआउट करना, ओके। यहाँ पे अपन बेसिक सा पढ़ेंगे, बेसिक से डिफ्रेंशिएट समझेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन मतलब जो रेगुलेशंस बने हैं वो प्रॉपरली हुए या नहीं है, राइट। कि मतलब कि वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बेटरली मेंटेन किया, जस्टिस बराबर रखा है नहीं रखा है उस चीज़ को चेक करना है। यहाँ पे सिंपैथी टू वीकर सेक्शन मतलब कि जस्टिस को प्रोवाइड करना है। यहाँ पे सिंपैथी टू वीकर सेक्शन को कैसे आप वीकर सेक्शन के लिए अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कास्ट क्योंकि हो सकता है काफ़ी बेटर वे में वर्किंग कर रही हो सराउंडिंग में भी, राइट। बट कुछ कास्ट हो सकती है बहुत डाउन टू अर्थ है, राइट। जैसे अपने इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम इसी को देख के डेवलप किया गया था कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कहीं ना कहीं। अगला देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलेशन। एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलेशन मतलब कि बेसिकली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में इंक्लूड हो सकता है थोड़ा सा कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्किंग हो रही है उसका इंस्पेक्शंस किए जाए। इंस्पेक्शंस मतलब कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके कुछ पॉइंट्स। इंस्पेक्शंस किए जाएं कहीं ना कहीं, राइट। इंस्पेक्शन होने के बाद उनकी रिपोर्ट्स बनाई जाए कि कैसे जो वर्किंग हुई है वो सोसाइटी के लिए कितनी यूजफुल है या सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म तो नहीं कर रही कहीं ना कहीं, राइट। अगर हार्म कर रही है कुछ हो रहा है तो उसके लिए पैनल एक्शंस लिए जाए, जैसे कमेटी बैठती है कई बार हर जगह, राइट। कि यहाँ पे अगर कुछ गलत हुआ है तो इसकी कमेटी बैठेगी, फिर वो कमेटी डिसीजन लेगी कि सही था या गलत था, राइट। इस चीज़ के सारे के सारे चीज़ें जो हैं तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी सारी की सारी डेवलप हो जाती है, राइट। जैसे कि शुड बी ट्रीटेड भी सीरियसली। अगर यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन नहीं होते कहीं ना कहीं सोसाइटी में, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हुए सोसाइटी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें मेंटेन नहीं, स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं है तो कहीं ना कहीं हार्मफुल चीज़ें हैं, सोसाइटी के लिए बहुत हार्म करेगी, राइट। उस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, सब कलेक्टर है, उनकी ड्यूटी बनती है कि माइनिंग का ध्यान रखें, सैंड माइनिंग का ध्यान रखें, राइट। कि अगर सैंड माइनिंग कर रहे हैं तो आप लिमिट में ही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट। उसका इंस्पेक्शंस करें, इंस्पेक्शन करके अगर रिपोर्ट आई कि नहीं वो बहुत ज़्यादा ही सैंड निकाल रहे हैं जिससे अर्थ को या सोसाइटी को हार्म पहुँच रहा है तो उस चीज़ को रोकें, उस अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकें यहाँ पे, राइट। या फिर अगर वहाँ पे वो नहीं रुक रही तो उसके लिए पैनल एक्शंस लिए जाए। एक्शंस मतलब कि उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग की जाए ना एवरीथिंग। तो इस तरह के बेसिक से डिसीजन होते हैं जहाँ पे सोसाइटी को बेनिफिट्स पहुँच सकता है या फिर सोसाइटी के एथिकल प्रैक्टिस को इंस्पेक्ट करने का काम करती है ये चीज़, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ अपन देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ओवरऑल समझ लेते हैं अपन
कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, राइट, अगर किसी फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में कोई डिसीजन हुआ है, राइट, कोई डील हुई या कुछ भी हुआ है, कोई डिसीजन हुआ है, डील हुई या कुछ भी हुआ है, उसके अंदर अगर कोई डिसमिस हो जाती, चीज़ें बिगड़ जाती, जिसकी वजह से हो सकता है कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचे या फिर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। थर्ड पार्टी जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने का काम करेगी कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को भी रोका जा सकता है, जिससे सोसाइटी को हार्म ना हो, राइट। सोसाइटी को हार्म ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई दो कंपनीज थी, एक साथ मर्ज हो गई, राइट। मर्ज होने के बाद देखा कि अब ये कंपनी वर्क ही नहीं कर रही है, सेकेंड और फर्स्ट पार्टी के बीच में चलो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक, और वो कॉन्ट्रैक्ट है अब वर्क नहीं कर रहा, बस उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 1 मिलियन लोगों को जॉब मिली थी कहीं ना कहीं, राइट। और अब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उस कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज आने लग गए, राइट। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी एज ए गवर्नमेंट हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इंक्लूड होगी और एथिकली उनके बीच में समझौता कराने का काम करेगी थोड़ा सा, राइट। रेगुलेटरी उसके अंदर चेक करेगी कि इस वजह से उनको, क्योंकि लेबर्स और एम्प्लॉयज़ की तो वहाँ पे कोई गलती थी नहीं, राइट। उनके 1 मिलियन अगर जॉब अनएम्प्लॉयड हो जाती है, पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल या इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिक फंडामेंट्स को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी ओवररीच भी समहाउ यही सेम होता है यहाँ पे, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कि कंपटीशन की वजह से कोई यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, राइट। कंपटीशन जैसे अब सोसाइटी में कंपटीशन चल रहा है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन की वजह से क्या करते हैं, कई बार कंपनीज अनएथिकल मतलब कि गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करने लग जाती है। तो उस चीज़ को भी चेक करना जरूरी है कि कैसे वहाँ पे वो चीज़ डेवलप ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ डेवलप होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पब्लिक को ही हार्म पहुँचेगा सबसे ज़्यादा, राइट। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे XYZ कोई कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है, सोप बनाने का काम करती है, राइट। और थर्ड पार्टी सेकंड कंपनी उठी AB कोई कंपनी है जो वापस सोप बनाने का काम कर रही है, राइट। इसका सोप फर्स्ट टाइम ये बना रही थी जब ये 20 रुपये का एक सोप बेच रही थी, राइट। 20 रुपये में एक पीस बेच रही थी, राइट। और ये कंपनी आई तो ये 15 रुपये में एक पीस बेचने लगी, सेम चीज, राइट। PCS 1 पीस, राइट, 15 रुपये में। तो ये वाली XYZ कंपनी क्या सोचेगी कि इनकी सेल डाउन हो गई, समझो अगर इनकी सेल डाउन हो गई तो ये क्या करेगी, इसको कंपनी को गिराने के लिए हो सकता है कि इसके सोप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हार्मनेस या कुछ इनडायरेक्टली वे में कुछ पॉइजनस या कुछ अलग तरह के एलिमेंट्स मिला दे, जिससे लोगों का इन्फेक्ट होने लग जाए, और लोगों का इन्फेक्ट होगा तो वहाँ पे ट्रस्टवर्दीनेस और या फिर जो क्रेडिटेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है कंपनी की, राइट। और जब कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो गई तो वापस क्या होगा, पब्लिक वापस यहाँ पे फर्स्ट कंपनी की तरफ ही बढ़ना चाहेगी, फर्स्ट कंपनी की तरफ वापस बढ़ना चाहेगी, तो इसकी सेल डाउन हो जाती है। इसकी सेल अगर डाउन हो गई यहाँ पे, लेकिन सेल डाउन होने की वजह से नहीं, यहाँ पे सेल में जो हार्मफुल इम्पैक्ट सोसाइटी को भुगतना पड़ा है, राइट। सोसाइटी मतलब नॉर्मल पीपल कॉमन मैन को भुगतना पड़ा है, वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट। कि उनकी वजह से उनको क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस किसने की, इसने की, राइट। यहाँ पे एथिकल बना जा सकता था कि हो सकता था ये 14 रुपये में बेचना चाहिए, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके XYZ किसी भी तरीके से, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कैसे वहाँ यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स वर्क करें, राइट। यहाँ तक आप सब लोग को क्लियर है? अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो प्लीज़ राइट इट ऑन कमेंट सो वी कैन ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट क्लासेस। और जब भी लाइव सेशन लेंगे अपन, तो उसमें अपन इस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए अगला देखते हैं अपना यहाँ पे, एथिक्स इन पब्लिक ऑफ कॉमन लाइफ। कॉमन लाइफ में एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट, कॉमन लाइफ में सर तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेट को मतलब अपन तो पब्लिक एथिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। पब्लिक एथिक्स में पब्लिक के अंदर कैसे एथिक्स इन्वॉल्व होता है या पब्लिक के अंदर एथिक्स कैसे वर्क करता है वो समझ रहे। तो यहाँ पे कॉमन मैन कैसे आ गया सर, कॉमन मैन का तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्यों, क्योंकि वो कॉमन मैन की वजह से या मेरे इंडिविजुअल डिसीजन की वजह से दूसरे को अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो एज ए कॉमन मैन के तौर पे ही काउंट होगा, राइट। क्योंकि हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ
अदर सेल्फ पढ़े अपन, जैसे कि मैं अगर वहाँ पे स्मोक कर रहा हूँ, राइट, XYZ, अगर मैं वहाँ पे कहीं पर्टिकुलर एरिया में स्मोक कर रहा हूँ, तो मेरी वजह से पब्लिक के अंदर, वहाँ पे जब पब्लिक में प्लेस में स्मोक कर रहा हूँ या पब्लिक स्पेस में कोई XYZ पर्सन स्मोक कर रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी। इसका अगर अपन देखें इम्पैक्ट ऑफ अदर सेल की एग्जांपल के तौर पे, XYZ पर्सन है जो पब्लिक के अंदर स्मोक कर रहा है, और पब्लिक में स्मोक करने की वजह से वहाँ पे 10 जने और जो खड़े हैं उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है एंड एवरीवन, राइट, तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो एज ए कॉमन मैन के तौर पे भी वहाँ पे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा जो अनएथिकल प्रैक्टिस को उसको डेवलप करता है, राइट। वहाँ पे एथिकली अगर अपन बोले तो क्या होना चाहिए था, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए था, जस्टिस होनी चाहिए थी, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए था, वहाँ पे इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए था, या फिर अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए था कि कैसे वहाँ पे पब्लिक हेल्थ को अपन कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए मैं पब्लिक को हार्म ना करूं, उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ, कॉमन मैन भी पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी प्रैक्टिसेस या उसकी हरकतें या उसकी वर्किंग की वजह से, राइट। इम्पैक्ट ऑफ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इम्पैक्ट ऑफ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। नो पर्सन लिव्स इन आइसोलेशन, एवरी लाइफ इम्पैक्ट्स इज इम्पैक्टेड बाय लाइफ ऑफ अदर्स। एक लाइफ जो है दूसरे लाइफ को हमेशा इम्पैक्ट करने का काम करती ही करती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ किसी और को इम्पैक्ट ना करे। अगर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी न किसी को इस लेक्चर की वजह से इम्पैक्ट पड़े, राइट। तो ये बेसिक सा मीनिंग होता है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझे तो समझ सकते हैं कि एक बाइक राइडर है, राइट, एक बाइक राइडर है जो बुलेट चला रहा है, बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ वाले साइलेंसर जो लगाते हैं आज के समय उसने वो लगा रखा है, राइट। उसकी वजह से सोसाइटी में किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है वो चीज़ समझना जरूरी है, राइट। कि सोसाइटी में जब वो निकल रहा है या फिर आसपास में जब निकल रहा है तो वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है, या फिर वो कितना लेवल पे नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है, तो वो कितना सोसाइटी को हार्म कर रहा है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया, राइट। वहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को डेवलप कर रहा है उनकी उसकी खुद की वर्किंग की वजह से, राइट। तो ये बेसिक से आपको फंडामेंट समझ में आएंगे कैसे कुछ सिचुएशंस में जब आप फंसते हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस जो होती है जहाँ पे एथिकल चीज़ें डेवलप करना और अनएथिकल चीज़ें कैसे डेवलप होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है सोसाइटी को सही और गलत डायरेक्शन दिखाने में, राइट। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे या कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं या हेड समझ सकते हैं कि इनकी अगर सराउंडिंग्स देखी जाए तो इनकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है सही और गलत डिसीजन मेकिंग में, राइट। कि सोसाइटी सही डायरेक्शन में जाएगी या गलत डायरेक्शन में जाएगी, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो वो डिसाइड कर सकती है कि, या अपन एनालाइज कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। केस स्टडीज़ में भी अपन जब पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स आएंगे जहाँ पे अपन ऐसी कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिनको अपने को एनालाइज करना होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो आपको की पॉइंट्स भी क्लियर हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए पब्लिक फिगर्स के अंदर, कि वो ताकि सही एथिकल डिसीजन ले पाए, राइट। सही एथिकल डिसीजन लेने के लिए ये की पॉइंट्स जरूरी है, और यहाँ पे कुछ अपन ने एग्जाम्पल से समझा उनको कि कैसे ये की पॉइंट्स लगते हैं तो सही डिसीजन हो सकते हैं, ये की पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं तो वो गलत डिसीजन हो रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।